खास मुलाकात में मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी शैलेंद्र सिंह से, जो एसटीएफ के पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। सन 2004 में इन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान समय में ये कांग्रेस के सूचना का अधिकार टास्क फोर्स यूपी के प्रभारी हैं। साथ ही ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए संघर्षरत भी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हमारे देश में पुलिस की नौकरी को बहुत ही गरिमामयी नौकरी माना जाता है। क्या कारण है कि आपने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया? नहीं, बिल्कुल सही है। पुलिस का एक काफ़ी क्रेज़ रहता है। हम लोग भी छोटे थे तो लगता था कि ये वर्दी मिले, हम लोग भी कुछ करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब मैं ज्वाइन किया, वहाँ हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो सबके दिमाग में था कि चलो हम लोग भी इस पद को पाने के बाद कुछ करेंगे। सौभाग्य से ये पद मिला और हम लोग जब रिक्रूट किए गए इसमें, तो ये कहा गया कि हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, नहीं लोक सेवक हैं। और सबके दिमाग में था कि हम लोग भी अपनी एक पहचान बनाएंगे, काम करेंगे पब्लिक के लिए। लेकिन जब सर्विस में आया तो धीरे धीरे इस बात का एहसास कराया गया हम लोगों को समय समय पे कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। गवर्नमेंट जो है आप उसके सर्वेंट हैं, भले ही आप लिखा पढ़ी में पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो आपको करना होगा। और बाद में अपने सर्विस के जब मैंने इस्तीफा दिया उसके अंतिम समय में, तो ये सी स्थिति आ गई थी कि अब गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं, पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना पड़ रहा था। तो इसी चीज़ को लेके विरोधाभास उत्पन्न हुआ। मैंने अपने सीनियरों से इस चीज़ को कहा कि देखिए सर, हम लोग किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट भी हैं ऑन पेपर, और इस चीज़ से मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर कोई गलत काम करने के लिए कोई हमको दबाव भी डालेगा तो मैं उसको नहीं टॉलरेट करूंगा। और यहीं से लेके सब झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें अंत में मुझे लगा कि अब इनके बीच में रह के काम करना मुश्किल है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जहाँ असली शक्ति पब्लिक से आती है, और ये राजनेता भी लोग पब्लिक से ही शक्ति लेने का दावा करते हैं, तो ठीक है, मुझे ईमानदारी से काम करनी है तो मैं चलता हूँ, पब्लिक के बीच में काम करूँगा और वहाँ से शक्ति लेके फिर इन लोग को जवाब दूंगा। तो इस उद्देश्य से मैं सर्विस से बाहर आया और मैं पॉलिटिक्स में सक्रिय हुआ। इसलिए आपके विरोधियों के अनुसार आपके विरोधी ये बोलते हैं कि आप बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है आपकी नौकरी के पीछे। इसके पीछे कितना सत्य है? नहीं, देखिए, महत्वाकांक्षी होना और सही काम के लिए महत्वाकांक्षी होना तो मैं तो उचित मानता हूँ। मेरी ये महत्वाकांक्षा इस बात की है कि मैं अपने एनर्जी का सही आउटपुट पब्लिक के हित में दे पाऊँ। और इस महत्वाकांक्षा के लिए अगर मैं यहाँ का देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ तो क्या बुरा है? हमारे देश के राष्ट्रपति बच्चों से कहते हैं कि तुम सपने पालो बच्चे। अगर तुम सपने नहीं देखोगे तो बनोगे क्या? अगर तुम्हारे पास सपने नहीं है तो तुम क्या करोगे? तो ऐसे में महत्वाकांक्षी होना मैं नहीं समझता कोई गलत बात है। राइट डायरेक्शन को लेके अगर हम चल रहे हैं तो ये उनकी सोच गलत है, क्योंकि उन लोगों को घबराहट इस बात का है। मुझे याद है मैंने इस्तीफा दिया था तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने ये कमेंट किया था कि अगर इस तरह से लोग इस्तीफा देके और पॉलिटिक्स में आने लगे तो फिर तो बड़ा गलत होगा, इनको एक अलग से कानून बना के रोकना पड़ेगा। तो ये घबराहट उनकी है कि अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो इनको कल कौन पूछेगा, क्योंकि हम लोग फिर एक कड़ा मुकाबला देंगे ना इनको। तो असली डर ये है इनको, और कोई बात नहीं। लेकिन सर, जैसे कहा जाता है कि यू हैव टू बी इन द सिस्टम इफ यू हैव टू चेंज द सिस्टम। तो आपको नहीं लगता ये आपने सिस्टम से निकल कर, आप बताइए आपने क्या परिवर्तन ले आए हैं कि आपको इस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ा? मेरी बातों को ध्यान दिया हो तो मैंने सिस्टम से बाहर जाने की बात नहीं की। मैंने कहा डेमोक्रेसी में असली शक्ति जनता से आती है। और मैं एक छोटे सिस्टम में अभी तक था। एज ए डिप्टी एसपी का कार्य क्षेत्र क्या होता है, 3 थाना क्षेत्र का होता है। लेकिन मैं निकला और मैं इलेक्शन लड़ा। मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं कल को यहाँ ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुँचूँ, तो शायद इनसे कई गुना मेरा कार्य क्षेत्र होगा। इनसे बड़े सिस्टम में मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तो सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं। सिस्टम से बाहर जाता तो मैं सन्यासी बन के कहीं इधर उधर घूमता रहता, लेकिन मैं तो सिस्टम में घुस के और बड़ा मतलब रूप उसमें जो है उसके शामिल होना चाहता हूँ सिस्टम के। अच्छा सर, आप जैसे पुलिस महकमे में आप रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये जानकारी होगी कि एक बहुत गलत धारणा, पुलिस की जो छवि है बहुत गलत पड़ी है जनता के ऊपर। तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या लगता है? यही बात है। देखिए, पुलिस
से अपेक्षाएं पब्लिक की बहुत रहती है, क्योंकि पुलिस के पास त्वरित मतलब जिसको राहत देने, रिलीफ देने का काम होता है, पुलिस का होता है। बाकी जगहों पे आप जाएंगे तो आपको समय लगता है रिलीफ देने, लेकिन पुलिस ऐसी चीज़ होती है जो कि तत्काल रिलीफ दे सकती है पब्लिक को, इसलिए अपेक्षाएं बहुत रहती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसा मैंने कहा कि अब सिस्टम में ये हो गया है कि हम लोगों को यूज़ किया जाना लगा अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, चाहे वो पार्टी का हित हो चाहे किसी का व्यक्तिगत हित हो। तो ऐसे में जब हम पब्लिक के अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं उतरते हैं तो पब्लिक हमसे नाराज़ होती है। और इसको सुधारने के लिए पुलिस की जो छवि है वो जनता के सामने सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, पुलिस महकमे को क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल आप कह रहे हैं, मैं तो 10 साल के सर्विस में मैं जहाँ भी रहा, हमारे क्षेत्र के लोग मुझे ही नहीं मेरे माताओं को माला फूल पहनाते थे। लखनऊ में मैं पोस्टेड रहा करीब 10 महीना, 9 महीना महानगर के रूप में सीओ और 1 महीना सीओ हजरतगंज के रूप में। आप पता करिएगा, क्षेत्र की जनता हम लोगों को हाथों हाथ लेती थी, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग के क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होती थी। मैंने मोबाइल नंबर, जिस समय इनकमिंग पे भी पैसा लगता था, मैं अपना मोबाइल नंबर बाहर मैंने लगा रखा था अपने बोर्ड के ऑफिस के, जिससे पब्लिक डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करे और जो भी वो सूचनाएं देते थे उस पर त्वरित हम कार्रवाई करते थे। तो सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस अफसरों के ऊपर राजनीतिक दबाव इतना पड़ता है इसलिए वो गलत दिशा में चले जाते हैं, या इसलिए वो जनता का पूरी तरह से भला नहीं कर पाते हैं? आखिर कारण क्या है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, जब हम किसी भी एक अपराधी को पकड़ के लाते हैं तो आजकल आप जिस तरह से, मैंने इस्तीफा दिया तो यही लिखा कि राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। तो अपराधी को हम पकड़ के ला रहे हैं, उसका पॉलिटिकल नेक्सस कहीं ना कहीं है और वो धीरे से फ़ोन करा देता है कि साहब इनको छोड़ दिया जाए। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा? पब्लिक तो यही जानेगी कि ये आदमी गलत था, पुलिस पकड़ी और चाहे पैसा लेके छोड़ दी और चाहे किसी के दबाव में छोड़ दी, लेकिन छोड़ दिया, वो खुलेआम घूमने लगा। तो ऐसे में फिर काम करना मुश्किल होता है। आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि पुलिस के ऊपर कितना राजनीतिक दबाव होता है, किस हद तक? नहीं, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव होता है। उसका कारण यह है कि कोई भी गवर्नमेंट जब आती है, बनती नहीं, तो उसको लगता है कि पुलिस के माध्यम से हम एक अलग संदेश दे सकते हैं। अगर अच्छा के लिए उपयोग किया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अक्सर होता है कि सबसे पहले अपना विरोधी निपटने के लिए पुलिस का उपयोग करो। इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है, कुछ किया जा सकता है? ऐसी राजनीतिक दबाव के चलते अगर अच्छे अफसरों को ऐसे ही हटाते रहे तो समाज की तो जो दुर्दशा होगी वो आने वाले समय में बहुत ही बुरी होगी। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है? समाज में अच्छे अधिकारी को लाइक करते हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन होता है तो कोई पब्लिक वाला बाहर नहीं निकलता घर से उसके सपोर्ट में। आपने देखा होगा, लखनऊ में एक अधिकारी थे, मुझे याद है उमेश त्रिपाठी क्या नाम था, जो DIS थे यहाँ पे, और नकल माफियाओं पर बड़ा उन्होंने शिकंजा कसा, पिछले साल की शायद बात है, और पूरा मीडिया में आता रहा। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने उनको उठा के फेंक दिया, परेशान कर दिया, दूसरे लोगों को लाके बैठाया, तो निश्चित जानिए कि ऐसे में उस अधिकारी का मनोबल टूटता है। और उसके सपोर्ट में मैंने देखा कि हाँ, मीडिया में बयान जरूर दिया लोगों ने, लेकिन जिस तरह का सामाजिक दबाव बनाना चाहिए था गवर्नमेंट पर, वो सामाजिक दबाव नहीं बना। और ये पॉलिटिशियन जानते हैं कि भाई आज हो हल्ला ये मचा रहे हैं, पब्लिक वाले खाली मीडिया में बयान दे रहे हैं। ये जो वो तो कहते हैं जो ये मीडिया में बयान देते हैं ये तो वोट भी नहीं देते, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? वोट तो गाँव की पब्लिक देती है, शहर वाले तो ऐसे ही बस खाली बस बहस करेंगे कमरे में बैठ के, वोट देने नहीं निकलेंगे। तो सही मानिए आज समाज का दबाव इन पॉलिटिशियंस पे नहीं रहा, चाहे जिन कारणों से, और जिसकी वजह से अच्छे लोगों की दुर्दशा हो। अगर समाज के लोग चाहते हैं अच्छे लोग को सपोर्ट करना, तो चाहे जिस मीन से भी, जिस रास्ते से भी उन लोग घर से बाहर निकले और उनका सपोर्ट करें। ठीक है, आप खुल के सड़क पर नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम जब इलेक्शन हो तो तब तो आप अपना गुप्त रूप से मतदान करके इसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जिसका नतीजा है कि ये सुधार जल्दी संभव तुरंत नहीं दिखाई दे रहा है। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि समाज भी कुछ हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो राजनीतिक नेता जो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जो जीतते हैं उनको वोट तो समाज ही करता है। बिल्कुल, सामाजिक मान्यता हम लोगों ने दे रखी है ऐसे लोगों को। आज मैं देखता हूँ कि जो लोग क्रिमिनल लोग हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, दुर्भाग्य से मंत्री नेता भी बन गए हैं, ऐसे लोगों को लोग अपने घर पर बुलाने में बड़ा सम्मान महसूस करते हैं। 10 गाड़ियाँ उनकी रुकती हैं और 10 उनके 20 लोग अपना राइफल लेके उतरते हैं,
तो चले जाने के अगल बगल कहते भैया आए थे। तो अगर इस तरह से आप सामाजिक मान्यता दोगे तो कल तो आपके घर में घुसे हैं, आपके घर में भी नजरिए टेढ़ी करेंगे। सर, आपने जब रिजाइन किया था तब आपके पास बहुत सारे पॉलिटिकल ऑफर्स आए थे कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, लेकिन उस वक्त आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन आज आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? उस वक्त आपने क्यों नहीं कर ली पार्टी ज्वाइन? बिल्कुल सही है। जिस समय मैंने रिजाइन किया मुझे सभी पार्टियों, बड़े पार्टियों के ऑफर थे कि आप एमपी का टिकट ले लें, अपने क्षेत्र से ले लें, आपका कास्ट कॉम्बिनेशन सही है, आप जीत जाएंगे, आप एमपी बन जाएंगे। लेकिन मैं कुछ विज़न के साथ पॉलिटिक्स में आया था। मैंने कहा पहले ही कि मैं इस्तीफ़ा दिया, नेगेटिव मानसिकता के साथ इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिस्टम से भागा नहीं था मैं। तो मुझे पॉलिटिक्स में आना था, लेकिन सबसे पहले मुझे पब्लिक से पूछना था कि हम जैसे लोगों को आप किस रूप में लेते हैं। आप बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं हैं, विकल्प नहीं है, हम वोट क्यों देने जाएं? एक और सांपनाथ खड़े हैं, एक और नागनाथ खड़े हैं, तो हम वोट क्यों देंगे? आज आप देख रहे हैं 50% से भी नीचे वोटिंग ट्रेंड आ गया है, 40-42% जनरल इलेक्शन में जाता है। तो ऐसे में मैं गया पब्लिक के पास, अपने क्षेत्र से बाहर गया, चंदौली का रहने वाला हूँ मैं, बनारस से लड़ा इंडिपेंडेंट, जहाँ ना मेरा कास्ट कॉम्बिनेशन था ना कोई था मुझे वहाँ पीछे से बैक करने वाला, बिना पार्टी के मैं गया और मैंने पब्लिक से पूछा कि मैं जिस रूप में हूँ, आपने जाना है मुझे, आप लोग अब मुझे किस रूप में लेते हैं? क्या मेरे जैसे लोग पॉलिटिक्स में सक्रिय हो सकते हैं कि नहीं? मुझे 28,500 लगभग वोट मिले और 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में से सब में बराबर मिले, आधा शहर था आधा देहात, और सब में 5 से 7,000 वोट मिले। तो ये मुझे मैसेज मिला पब्लिक की ओर से कि नहीं है, आप जैसे लोग आइए पॉलिटिक्स में, लेकिन हम लोग आपके साथ जरूर रहेंगे, थोड़ा सा पार्टी के साथ आइए। ये पूरा पब्लिक का रोक था कि अकेले आप क्या कर लेंगे। बहुत सोच विचार के मैंने कहा कि ऐसी पार्टी ज्वाइन किया जाए जहाँ हम अपनी बात रख सकें। आज 2 क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति आप जानती हैं, जाति के आधार पर राजनीति कर रही हैं। राष्ट्रीय पार्टी एक दूसरी है, कांग्रेस के अलावा बीजेपी, वो भी किसी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। तो ऐसे में मेरे सामने केवल कांग्रेस का विकल्प बचा था कि इस पार्टी को ज्वाइन करूं। कम से कम यहाँ सोनिया गांधी जी जैसी शख्सियत हैं जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़ चुकी हैं। अभी हाल में उन्होंने जिस तरह विरोधियों ने चैलेंज किया, उन्होंने अपनी सांसदें भी छोड़ दी और कहा ठीक है हम पब्लिक में चलते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। तो मेन चीज़ ये है कि जो मैं देना चाहता था उस समय मैसेज कि नहीं देखो, हम अकेले लोग को पब्लिक पसंद करती है। अगर हम उस समय पार्टी से लड़े होते तो जो भी वोट मिलता है इन लोग 1 मिनट में कहते हैं कि ये पार्टी का वोट है। आज मैं जो उस समय वोट पाया 28,500, कोई मुझे नहीं कह सकता था कि ये किसी जाति का वोट है, किसी पार्टी का वोट है, किसी क्षेत्र का, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र से बाहर खड़ा था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। तो ये मैसेज मैं देना चाहता था, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये दोनों लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो देखा जा रहा है ट्रेंड जो है, कोई युवा हमें नहीं दिखता कि कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहे। तो अभी वो क्रेज नहीं आया है युवाओं में पॉलिटिक्स की तरफ, इसका क्या कारण है? राष्ट्रपति जी हर जगह जाते हैं, कहते हैं एक सपना पालो तुम लोग। 2020 तक उन्होंने कहा कि भारत निर्माण की एक बात की है कि भारत हमारा विश्व के अग्रणी देश में पहुंच जाए, टॉप पे। एक सपना है उन लोगों का। प्रधानमंत्री जी इसीलिए भारत निर्माण योजना चला रहे हैं, टाइम समयबद्ध योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी निचले स्तर पे युवा पॉलिटिक्स में, अच्छे युवा नहीं आना चाहते हैं। उसका कारण है, आज आप देखिए पॉलिटिक्स में जिस तरह से लोग आते हैं, कोई भी युवा जो पढ़ता लिखता है तो सबसे पहले उसको चिंता रहती है कि हमको अपना करियर बनाना है, अपने एक अच्छा खासा इनकम का साधन, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ओर जाए, चाहे सर्विस में जाए, चाहे कहीं भी, एक निश्चित आमदनी का माध्यम चाहता है। पॉलिटिक्स एक अनिश्चितता का समय है, आप जीते नहीं जीते। अभी यूपी की बात करें तो मेरे ऊपर लोग हंसते हैं कि हर जगह जहां इस समय जातिवाद हावी है, धर्म हावी है, आप जैसे लोग कैसे सफल होगे, कैसे करोगे? तो निश्चय जानिए ये मैसेज अगर देना है कि नहीं अच्छे लोग सफल होंगे, तो ये पब्लिक के हाथ में ही है। अगर पब्लिक ने एक शैलेन को सफल बना दिया तो पता नहीं कितने शैलेन निकल आएंगे। मैं एकदम आम नागरिक की तरह आया हूँ, मेरा न कोई बहुत पीछे बैकग्राउंड है न कुछ है, मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं हर जगह यही पब्लिक से कहता हूँ
कि शायद जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था, अगर पब्लिक ने उस समय ही जिता दिया होता तो शायद मुझे पार्टी की भी ज़रूरत न पड़ती, और कितने लोग अपने आप खड़े हो जाते। आज पार्टी में ज्वाइन करने के बाद आपकी सीमाएं हो जाती हैं कि आपको टिकट मिले न मिले, वहाँ भी तमाम गुटबाजी चलती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट पब्लिक जिताना शुरू कर दी अच्छे लोगों को, तो उनको फिर किसी पार्टी की ज्वाइन भी नहीं करने की जरूरत है, अपना आना शुरू कर देंगे। सर, आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय हैं, तो आप युवाओं के लिए खास तौर पर क्या कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनके लिए? युवाओं से अब हमेशा हर जगह जाता हूँ तो यही अपील करता हूँ कि वोट डालने तुम जरूर निकलना। वोट डालते समय तुम ये सोचना कि हम जिसको चुनने जा रहे हैं, क्या हम जो बैठ के सड़क पे या अपने चाय की दुकानों पर डिस्कशन हम लोग करते हैं कि हमको देश भविष्य बनाना है, देश के यहाँ अच्छी व्यवस्था कायम करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, भारत को बहुत आगे ले जाना है, तो क्या जिनको चुनने जा रहे हैं क्या उनका मतलब है कुछ भारत देश को आगे ले जाने में? तो युवा ही अगर केवल ठान लें तो देश में परिवर्तन तो हो जाएगा। आखिर में सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं? मैं बिल्कुल उनसे मैं कहूँगा, प्रशासनिक में जो सेवा में आना चाहते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है योजनाओं के क्रियान्वयन की, और उनका सही क्रियान्वयन हो जाए तो असली फ़ायदा पब्लिक तक पहुंच जाए। आज लोग आते हैं क्षणिक लाभ के लिए, गवर्नमेंट में बैठे गलत लोगों के इशारे पर नाचना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, साइन आपने किया है, जेल आप जाओगे, इंक्वायरी होगी तो सबसे पहले आप जेल जाओगे। पटना में अभी आपने देखा वहाँ के डीएम का क्या हाल हुआ जो पहले थे। इसी तरह और जगह भी हैं। अधिकारियों को भी ये बात अब समझ में आने लगी है कि अब हम लोग इनके इशारे पे नाचना बंद कर दें, ये समझ में आने लगा है। और आप देखिएगा अगले आने वाले समय में लोग अब डिनाई करने लगेंगे गलत आदेशों को। तो युवाओं से जो खासकर आ रहे हैं अभी नए नए, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबी दूरी तय करनी है, तो कम से कम इन शॉर्टकट में मत फंसिएगा कि उस शॉर्टकट में फंस के आपके ही गले में फंदा लगेगा, क्योंकि पिछले उदाहरण सामने हैं आपके। तो इतना ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास मुलाकात। हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप लोग का बुलाने के लिए।